चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर कहता है आपका 51 का ए, कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका है ना, ये 48 ए जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से संबंधित आपका है यहाँ पर। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 51 ए, बिल्कुल सही है। 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ये भी आपको याद रखना है। पहले 42वें संविधान संशोधन तक तो आपके 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक जोड़ा जाता है, तो उसमें आपका टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं? आपके 11 हो जाते हैं 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, शिक्षा का अधिकार वाला। हाँ बिल्कुल देखिए, और अनुच्छेद नंबर 52 सभी को पता ही होगा, ये राष्ट्रपति का पद के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए, सही जवाब है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किसमें किए गए हैं? यहाँ पर देखिए बताना है कि भारत में जो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, उनके जो पद की जो शपथ होती है, वो किस अनुसूची में बताया गया है? आपको यहाँ पर कमेंट करना है। हाँ, ये जो आपका बताया गया है, ये आपकी तीसरी अनुसूची, अनुसूची कौन सी है? तीसरी अनुसूची है। अगर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर आपका 75 में, अनुच्छेद नंबर आपका 75 में बताया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना ये कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना जब हुई थी आपकी, कब हुई थी? 1964 में हुई थी, 1964 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। 5 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 14 बैंकों का, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस वेद में संगीत से, है ना, किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? यानी आपको बताना है किस वेद में संगीत से संबंधित है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो देखिए सा से सा आ रहा है ना, तो देखिए सा किस में आ रहा है? सा आ रहा है सामवेद में। ट्रिक है संगीत यानी सामवेद। 6 नंबर का सी, देखिए सभी का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? बताइए किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद नंबर बताइए यहां पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल देखिए, यहां पर अनुच्छेद नंबर कहता है आपका 263, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यंग बंग, यहां पर बताइए यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहां पर हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और यहां पर जवाब आ गया है 8 मई को बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है ना, 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? देखिए लोकपाल जानते ही हैं, राज्यों में लोकायुक्त पद जो है भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया है। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है।
2019 में आपके पिनाकी चंद्र घोष को पहला, देश का पहला लोकपाल बनाया गया, याद रखिएगा। पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बनाया गया। और ये लोकपाल को लेकर देखिए जो विधेयक है बहुत समय से मुद्दा चलता रहा, और ये जो पेश किया गया था पहली बार, वो अलग बात है कि पारित नहीं हो पाया था, लेकिन संसद में जब लाया गया था ये लोकपाल विधेयक, तो पहली बार आपका लाया गया था 1968 में, 1968 में लाया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। भारत में किस तारीख को यहाँ पर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां जो शतक है किस टीम के खिलाफ बनाया था? देखिए शतकों के शतक मतलब बनाया था 100 शतक, टेस्ट और वनडे दोनों मिला के। और यहाँ पर आपको बताना जो 100वां शतक लगाया था किस टीम के खिलाफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको जवाब देना। ये जो मैच आपका हुआ था ये बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा था और इसी में शतक लगता है, तो याद रखिएगा 100वां शतक जो इनका है वो बांग्लादेश के खिलाफ आपका बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सोडा वाटर में कौन सी गैस गैस पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? हाँ देखिए सोडा वाटर में जो गैस होती है CO2 होती है, और CO2 को आप जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा, ना कि सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आपको देखिए जवाब देना है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपके MP में है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहां के CM आपके हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में? तो ये उस समय जो शासन चल रहा था कुलोत्तुंग प्रथम का था, जिस समय 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था, याद रखिएगा कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल के दरमियान। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्लेइंग टू विन, है ना, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। याद रखिएगा ये आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपकी हैं भारत की साइना नेहवाल। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यहाँ पर देखिए 17 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करेंगे तो इनके गुरु आप जानते ही है कौटिल्य, है ना, विष्णुगुप्त, ये सब इनके नाम है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपको यहाँ पर बी नंबर आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा? सर्वाधिक करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यही होता है कि वोट देने का अधिकार, जैसे आप वोट डालते हैं ना चुनाव के टाइम पे, लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, तो इसमें अगर आपकी उम्र 18 साल है, अगर आप निर्वाचन जो आपकी सूची में अगर आपका नाम है मतदाता सूची में, है ना, मतदाता सूची में जो आपका नाम अंकित है, तो आपको मत डालने का अधिकार है। ये आपका किस अनुच्छेद में है बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर 326 में बताया गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका सही होगा। और ये भी याद रखिएगा पहले क्या हुआ करता था कि पहले इसकी उम्र थी 21 वर्ष पहले होती थी, लेकिन जब आपके 61वां संविधान संशोधन होता है, 61वां होता है, कब होता है? 1989 में होता है, 1989 में, और 21 से कर दी जाती है 18 वर्ष। तो इस समय वर्तमान में जो उम्र है आपकी 18 वर्ष। इससे दो तीन प्रश्न बनते हैं कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है ये न्यूनतम सीमा की गई वोट डालने की, तो ये कब किया गया था, कौन संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य, है ना, कौन सा भारतीय गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? 19 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है। पहले नंबर पे भारत रत्न है और दूसरे नंबर पे आपका पद्म विभूषण है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। पद्म भूषण तीसरे नंबर पे होगा, पद्मश्री चौथे नंबर पे। दंत चिकित्सकों के द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। जो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने दांतों को दिखाने के लिए, तो जो वहां पर दर्पण यूज होता है, जो मिरर यूज होता है ना, वो कौन सा होता है बताइए? कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है? अवतल दर्पण, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, है ना, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पर वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो हुआ क्या कि भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, बाद में उसको खत्म करके वायसराय बना दिया जाता है। तो इससे दो तीन प्रश्न बनते हैं कि प्रश्न एक तो यही बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये दोनों में आपको कमेंट करना है कि भारत के स्वतंत्र, भारत ये स्वतंत्र कह रहे हैं, भारत के आपको बताना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे
और फिर आपको बताना ये भी है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग याद ही होगा। गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो आपके प्रथम थे विलियम बेंटिंक थे। उसके बाद लास्ट में आपके गवर्नर जनरल बनते हैं आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब लास्ट में होते हैं ना गवर्नर जनरल, जब जैसे ही आपके पद आता है वायसराय का, तो वैसे ही वो प्रथम बन जाते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो आपके लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जाएगा लॉर्ड कैनिंग के साथ। ऑप्शन तो लॉर्ड कैनिंग दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको 1858 लगा दीजिए। 1858 में ही आपका हुआ था, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में एक आपका हुआ था, क्या बोलते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था ना, वो भी इन्हीं के टाइम पे लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में हाई कोर्ट एक्ट भी लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। इन्हीं के समय में 1857 में विश्वविद्यालय एक्ट भी लाया गया। यानी काफी सारे एक्ट आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर बताना कौन पुस्तक यानी नेम सेक के लेखक है, नेम सेक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ये आपके हैं झुम्पा लाहिड़ी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। देखिए 4 बौद्ध संगीतों के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रथम जो आपकी हुई थी किसके टाइम पे हुई थी, अजात शत्रु, कालाशोक, है ना। फिर तीसरी होती है अशोक, और चौथी होती है कनिष्क, है ना। तो कनिष्क की चौथी है ना, ये चौथी है, ठीक है ना। और अजात शत्रु तो कालाशोक तो लिखा ही नहीं है। अजात शत्रु पहली थी, कालाशोक दूसरी, और तीसरी थी आपकी अशोक। आंसर आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, राष्ट्रपति जब बनने बनने से पहले, है ना, इनमें से बताना किसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मतलब किसे दिया गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें मिल गया हो, राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल गया हो, उस राष्ट्रपति का आपको कमेंट में नाम बताना क्या होगा। 24 नंबर दिए गए ऑप्शन में से कोई एक है, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। 24 नंबर का प्रश्न आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित मतलब किया जा चुका था। बहुत हो सकता है कि लोग राष्ट्रपति बने उसके बाद दिया गया हो, लेकिन इसमें पहले ही मिल गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने, और वो आपके थे एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एस राधाकृष्णन इसलिए है क्योंकि ये पहले जब ये इन्हें भारत में मिला था तो उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। उस समय ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और एक प्रश्न इसमें और बनता है कि भारत रत्न जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी भारत रत्न, अगर हम पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत आपकी 1954 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1954 में हुई थी। और ये सर्वप्रथम आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में। और उस समय एस राधाकृष्णन आपके उपराष्ट्रपति थे, तो पहले ही मिल गया ना, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। हाँ भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। तो मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है, जैमिनी, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। हाँ यहाँ पर देखिए वीवी गिरी जो लिखा है ना, वीवी गिरी के समय द्वितीय मतगणना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे सिर्फ दूसरी बार करवानी पड़ी थी मतगणना। मीमांसा दर्शन हो गया। अगला प्रश्न बताइए, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्रथम है ये और भरतनाट्यम नर्तकी है। पद्म विभूषण इनको पहले दिया गया, उनका आपको नाम बताना। 26 का जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या होगा, सोनल मानसिंह, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा। सोनल मानसिंह को 1992 में क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। और 2003 में पद्म विभूषण भी मिला। इन्हें 2003 में मिला था पद्म विभूषण, और ऐसा नहीं है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण मिला था 1992 में। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को यहाँ पर बताइए किस वर्ष यहाँ पर कितने वर्ष अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल को, ये प्रश्न हमने करा चुके हैं, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका 4 वर्ष के लिए। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी। मतलब किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी आपको बताना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जन्म स्थली का आपको जगह का नाम बताना है। बाकी अभी प्रश्न में पूछा गया ये किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी, तो याद रखिएगा 1858 में हुई थी। 1857 में जो क्रांति शुरू होती है उसके 1 साल बाद यानी 1858 में
शहीद हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर वाराणसी, देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया, वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 29 नंबर का देखिए कमेंट करना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। देखिए राज्यसभा जो होता है आपका उच्च सदन होता है, लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है 29 नंबर का श्री एम हिदायतुल्लाह। देखिए आपको पता होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपसभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति तो ही हमारे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, होते कि नहीं होते? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होंगे वही हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। 29 नंबर का जिनका भी जवाब ए आ रहा था, ध्यान दीजिए प्रश्न में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया, और आप थोड़ा बहुत इस चीज को विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, और ये एग्जाम का ही पूछा हुआ प्रश्न है 29 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अब जैसे इस समय अगर हम आपसे कहें राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं उन्हीं को आप बोलिएगा कि वही हमारे अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में। तो उपराष्ट्रपति को सभी के बारे में पता ही होगा, है ना, जगदीप धनखड़ है आपके। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का जवाब देना है, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पर पाई जाती है? 31 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पर पाई जाती है? ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? भीमबेटका में, ठीक है ना, भीमबेटका में मिलेगा। और पूरा पाषाण काल के स्थल जो है भीमबेटका और आदमगढ़ से जो प्राप्त शैल चित्र है उसमें भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर आदि के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको भीमबेटका लगाने देना है, बी नंबर आपका सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जिसको आप ILO कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। कभी कभी तो प्रश्न यही पूछ लेता है कि ILO की स्थापना कब हुई थी, तो ILO की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मतलब होता है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1919 में हुई थी। 32 नंबर का 1919 में हुई थी, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कम से कम 2-3 बार तो हमें जानकारी, कई बार एग्जामों में रिसेंटली भी पूछा गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्बन अर्बन चाइल्ड जो डे है ना, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? अजन्मे बच्चों का दिवस, अंतरराष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आपको हो सकता है नया लग रहा हो, लेकिन ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है रिसेंटली, अंतरराष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस। 33 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है, 25 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जिनका भी बी नंबर आ रहा है, 33 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है आपका, यहाँ पर 25 मार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, 25 मार्च। अजन्मे बच्चे आप समझ ही रहे होंगे, है ना, जो पूर्ण रूप से बच्चे नहीं हो पाते विकसित, और पहले ही जन्म से पहले ही उनको मार दिया जाता है या कुछ, तो उसी के ध्यान में रखकर दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? वो नदी का नाम क्या है? वो नदी आपकी है तीस्ता नदी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव बताइए कौन सी जनजाति मनाती है? और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है भील जनजाति, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 35 नंबर का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, BHIM का पूर्ण रूप क्या है? भीम, है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? BHIM तो जानते ही होंगे, भीम, गूगल पे, फोन पे, दुनिया भर के पे सुने ही होंगे, है ना, तो उसी पे भीम UPI तो सुना ही होगा। उसमें लिखा भी रहता है, अगर आप दुकानों पे जाएंगे भीम लिखा होगा ना, उसके नीचे ध्यान से देखेंगे ना, तो उसके नीचे लिखा रहता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी आपको देखने को मिलेगा, किसी अगर दुकान में आप जाएंगे भीम लिखा होगा, उसके नीचे देखिएगा छोटा सा इसे लिखा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, 36 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं किसी ने बी तो नहीं मारा है, चलिए सभी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां पर आपका सिटी पैलेस स्थित है? बताइए कौन सा शहर है?
यहाँ पर बताया जा रहा है शहर उदयपुर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित यहाँ पर बताइए वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोपराइटरी प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब बताइए वेब ब्राउजर 4 हैं, इसमें से आपको बताना है प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। अभी रिसेंटली प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये आपका नहीं है प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। बाकी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी तीनों के तीनों आपके प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं, बट आपका मोजिला फायरफॉक्स आपका काउंट नहीं होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, है ना, ये पुस्तक भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी है, इसके राइटर का नाम है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। यहाँ पर पूछा गया आपसे किस भाषा में लिखे थे, आपको सिर्फ यहाँ पर भाषा बताना है, भाषा। अब किताब उल हिंद के राइटर का भी नाम याद रखिएगा, अल बरूनी है। और यहाँ पर जवाब आपका होगा अरबी भाषा में लिखा गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। स्काई कोड का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होगा? ASCIII। ये देखिए डबल आई है, इसको और कुछ मत समझ लीजिएगा। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्काई ही पढ़ते हैं जनरली, स्काई ASCII। इसका पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया एग्जामों में। तो बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्काई कोड। 40 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर जवाब क्या होगा। और यहाँ पर जवाब अगर आपका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो ये तो एक एशियन वाला तो होगा ही नहीं, ये तो दोनों तो होंगे ही नहीं। अब एग्जाम में जब आता है ना, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन याद रखिएगा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ना कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 40 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 41 नंबर बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जुलाई को मनाया जाता है, 26 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है ना, काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा के नाम जानते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, फ्लॉपी डिस्क आपका है नहीं, हार्ड डिस्क आपका है नहीं, डीवीडी सब सेकेंडरी पे काउंट होता है। लेकिन जो रैम लिखा हुआ है ना, रैंडम एक्स मेमोरी, इसको रैम कहते हैं, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में काउंट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर का आपको कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा रहा है, पूछा भी जा चुका है। ये आपका मनाया जाता है 23 मार्च को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ लीजिए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपसे पूछा गया है। 45 का यहाँ पर जवाब क्या होगा? जवाब हमारे बीच आ चुका है, ग्रांड ओल्ड मैन आपको जानते ही हैं, इन्हीं को कहते हैं, दादा भाई नौरोजी कहते हैं, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, डी नंबर। 13 फरवरी 2023 को भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर शुरू हुई है ना। यहाँ पर देखिए बताइए, 13 फरवरी 2023 को जो भारत की G20 तहत बैठक हुई थी, ये कहां पर शुरू हुई? आपको बताना है, वो जगह का नाम बताना है कि जो आपकी 13 फरवरी अभी हाल ही में हुई थी। तो 46 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 46 नंबर का यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। भारत में थारू जनजाति कहाँ पे रहती है? क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर का जवाब देना है। भारत में जो थारू जनजाति है कहाँ पर रहती है? तो अगर आपका जवाब है उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, तो समझ जाइए बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक आपने नाम सुना होगा GUI, है ना। ध्यान से देखिए इसको, यहां पर आपसे पूछा गया GUI, तो GUI का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। GUI बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर कह रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। ग्राफिकल यूजर इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटरफेस होता है ना, ग्राफिक नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 नंबर का बी नंबर होगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+W का उपयोग क्या है? Ctrl+W का जो यूज होता है इसका क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू दिखाने के लिए होता है, या वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए, या व्यू रिवन खोलने के लिए, या डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए? 49 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए। और 49 नंबर का जवाब अगर आ रहा है डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए Ctrl+W का
उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, प्रश्न आपके पूछा जा चुका है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? बताइए यहाँ पर 50 नंबर का जवाब क्या होगा? 50 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं मेरठ, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 50 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है मेरठ। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है ना? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। चलिए एक सेकेंड। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना। यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? यहाँ पर जवाब आ गया है और बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। द्वितीय है, सेकेंडरी है ना? और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जेपीईजी का सही फुल फॉर्म निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकेंड नंबर कमेंट करिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। पूछा गया है आपसे जेपीईजी का सही फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, जेपीईजी का सही फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना? बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है प्रोसेसर चिप की गति यहां पर मापी जाती है, बताइए किस में मापी जाती है? यहां पर देखिए कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? चलिए यहां पर बताइए, प्रोसेसर चिप की जो गति है मापी जाती है, किस में मापी जाती है? एमबीपीएस में मापी जाती है, या मेगाहर्ट्ज में, या बिट्स पर सेकंड में, या बाइट्स पर सेकंड में? चलिए देखिए यहां पर एमबीपीएस जो आप बता रहे हैं मेगाबाइट पर सेकंड, है ना? मेगाबाइट पर सेकंड में प्रोसेसर चिप की गति जो है नहीं मापी जाती है, ठीक है ना? प्रोसेसर की जो गति होती है वो आपकी हर्ट्ज में होती है, वो भी मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज की तरह से चलते हैं। तो मेगा हर्ट्ज ये लिखा है, अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर मान लो गीगा हर्ट्ज लिखा होता तो फिर आपको ये लगाना पड़ता। तो ये मेगा हर्ट्ज जो होता है, गीगा हर्ट्ज बहुत ज्यादा स्पीड होती है, बहुत तेजी चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको लगाना पड़ेगा मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज यानी MHz लिखा हुआ है ना, इसको मेगा हर्ट्ज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है आपका 3 नंबर का। तो इस तरीके से आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 16 बिट्स का एक संयोजन को क्या कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 नंबर का जवाब देना है। 16 बिट्स का एक संयोजन क्या कहते हैं? तो देखिए 16 बिट्स की बात हो रही है। वैसे आप जानते होंगे एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 16 बिट्स की बात करेंगे तो आपका बनता है एक शब्द। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर के साथ। 4 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निबल होता है 4 बिट का, 4 बिट का समूह निबल कहलाता है। भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब देना है। चलिए बताइए यहाँ पर भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? 5 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। और ये जो हुआ था 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका मुख्यालय बताइए कहां पर है? चुनाव आयोग का मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। यहां पर देखिए रिक्त स्थान में पूछा गया है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद बताता है बचाता है? कौन सा आर्टिकल नंबर कि 14 वर्ष से आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं? ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 24 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग नहीं है?
देखिए यहाँ पर आपको बताना है वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्यय विभाग आपका आता है, राजस्व विभाग आपका आता है, वित्तीय सेवा विभाग भी आता है, लेकिन जो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो विभाग है ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, यानी आंसर लगाना पड़ेगा आपको डी नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के जो विचार हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त स्थान है, इससे उधार लिया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 8 नंबर का बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा। कनाडा का संविधान नहीं है आपका, भारत सरकार अधिनियम है। देखिए आपातकाल के दौरान जो आपकी मौलिक अधिकारों के जो निलंबन है ना, ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया शामिल करने के विचार जो है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में तो शामिल किया गया, तो आंसर आपका बी नंबर होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार से संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए संसदीय सरकार संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया है संसदीय सरकार संबंधित नहीं है। तो देखिए यहां पर जो आंसर आपका होगा बिल्कुल सही है, एकल कार्यकारी, यही नहीं है, क्योंकि एकल कार्यकारी जो है सरकार के राष्ट्रपति के रूप की विशेषता है। राष्ट्रपति जो है आपके एकल कार्यकारी, बाकी सब आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में, यहां पर बताइए सारनाथ में रिक्त स्थान है। पूछा गया है स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। तो बताइए कौन से स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में आपने स्तूप जरूर सुना होगा, वो स्तूप का नाम बताइए, आंसर यहां पर क्या होगा। 10 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, मौर्य राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया आपका जो धमेक है ना, कौन सा स्तूप है, धमेक स्तूप जो है आपका ये सारनाथ में स्थित है, जो वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका है, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने भक्ति काल में सखी शबद और रामायण की रचना की, है ना। किसने भक्ति काल में सखी शबद और रामायण की रचना की। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पर क्या होगा। हाँ कबीरदास जी, बिल्कुल सही है। इनके जन्म के लेकर कोई निश्चित प्रमाण तो अभी तक नहीं मिला है, कुछ लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ है, कुछ लोग कहते हैं काशी में माना जाता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 12 नंबर का जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। 12 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, बहुत आसान प्रश्न था ये, जौनपुर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया था। किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है, और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बताया जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा 13 नंबर का बी। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका है। 28 सितंबर 1929 को शारदा अधिनियम क्यों पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, और ये इसलिए पारित किया गया था न्यूनतम विवाह आयु की स्थापना करने के लिए, क्योंकि बाल विवाह जो आपका ये अधिनियम था 1929 को ही हम शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं, और ये 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया। और इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों के लिए जो विवाह की उम्र रखी गई थी 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष रखी गई थी गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, और 18 वर्ष आपकी निर्धारित की गई थी आपकी लड़कों के लिए, नहीं बॉयज। तो ये आपका था। इसके बाद संशोधन होता है, फिर लड़कियों के लिए उम्र 18 कर दी जाती है और लड़कों के लिए 21 कर दिया जाता है, ये भी आपको याद है रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। तो देखिए क्रिप्स मिशन जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था, है ना। किसके समय में किया था, वायसराय कौन थे, तो उस समय थे लॉर्ड लिथगो थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध भी लॉर्ड लिथगो के समय ही हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है, बताइए कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है। तो देखिए यहां पर जोवियन ग्रह की श्रेणी में कौन सा ग्रह आता है? हाँ 16 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं शनि ग्रह, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, वेलिंगटन जो आपकी ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न जो हमने बहुत बार कराया है, ये आपका नौकायन संबंधित है। 17 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो बेरिंग जो जल संधि है ये आपकी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? मतलब आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं, जो भी नदी है ना, जो भी नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अब आप समझ जाइए कौन सा होगा। कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है, सहायक नदी है। बताइए कौन सी है? तुंगभद्रा, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंटेज है? यहां पर देखिए आपको बताना है। भारत, जैसा कि जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आपका भारत बनाता है 7वें नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे रूस तो पहले नंबर पे। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा 2.4%, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर का यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? कौन सी मिट्टी? देखिए जब घर के आप देखे होंगे घरों में ईंटें बनते हैं ना, ईंट से ही घर बनते हैं, तो उनमें जो मिट्टी यूज करते हैं कौन सी मिट्टी होती है, ये आपको बताना है। 21 नंबर और 21 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है लैटराइट मिट्टी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस विटामिन में धात्विक परमाणु होता है? किस विटामिन में धात्विक परमाणु होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में, विटामिन B12 में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका क्या होती है? तो जीवाणुओं की भूमिका होती है कार्बनिक यौगिकों का विघटन। कार्बनिक यौगिकों का विघटन, यानी आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, एक वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? एक वैद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? क्योंकि बल्ब की हमें आयु बढ़ाना है, लाइफ बढ़ाना है, जल्दी फ्यूज ना हो, इसलिए आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। 24 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। कुछ लोग मार रहे हैं उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, नहीं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर आपका ए नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हवा की चाल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आपकी स्क्रीन पे है और आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। हवा की चाल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चलिए कमेंट करते रहिए। 25 नंबर का कह रहे हैं, 25 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। हाँ 25 का देखिए सभी का आंसर आ रहा है ना, सी 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 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा एक चीज और समझ लो, ये जो आप नाम सुन रहे हैं ना एरोमीटर, एरोमीटर क्या करता है? एरोमीटर क्या करता है? हवा और गैसों के घनत्व को मापता है, यानी हवा और गैसों के क्या करता है? घनत्व को मापता है, घनत्व यानी डेंसिटी को मापता है, उसको कहते हैं एरोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताइए विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? विशु जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब होगा, हाँ यहां पर बिल्कुल से ये केरल में मनाया जाता है और ये फसल त्योहार है, हाँ ना, फसल त्योहार है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर आपका होगा आंसर नंबर बी के साथ, केरल का है, याद रखिएगा विशु। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है?
कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? यहां पे आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, कोलकाता बंदरगाह जो है भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है। इसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर होगा आपका कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? अब देखिए, दक्षिण भारत से बात हो रही है, कथकली दक्षिण भारत, भरतनाट्यम दक्षिण भारत, ये तो आप जानते ही होंगे। भरतनाट्यम बताइए कहाँ पे, कौन से स्टेट से? आप तो कहेंगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। हमने कहा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आप कहेंगे केरल से। कथक उत्तर भारत हो गए सभी। कथकली, कथकली केरल, ये भी केरल है। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की धार्मिक चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? देखिए, चार धाम की यात्रा आपने नाम सुना होगा, और उत्तराखंड की धार्मिक जो चार धाम की यात्रा, इनमें कौन सा हिस्सा नहीं है? 29 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और यमुनोत्री दिया है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? 29 नंबर को तो यमुनोत्री बता रहे हैं, जबकि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चार है आपकी। चार धाम कौन कौन सी है? यमुनोत्री है, गंगोत्री यहां नहीं लिखा है, चलो हम लिख दे रहे हैं। गंगोत्री भी है, केदारनाथ भी है, अमरनाथ भी है, ये चार है आपकी। अमरनाथ नहीं है। अमरनाथ तो आप जानते ही होंगे कहां पर है ये। अमरनाथ गुफा का नाम जरूर सुना होगा, जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश में आपका है ये। तो ये कहां से हो जाएगा? उत्तराखंड की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है ना? सी नंबर सही है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? है ना? केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने मतलब कहा है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है हरियाणा में आपका स्थापित किया जाएगा। कौन सी स्टेट में? हरियाणा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी के साथ। भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त कौन बना? भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त कौन बना? कौन बना है बताइए। तो देखिए, ये आपका 10 अक्टूबर 2022 को लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की 20 वर्षीय हैं जागृति यादव। इनको एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में, भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनाया गया। आंसर आपका यहां पर होगा जागृति यादव, जो कि लखनऊ की रहने वाली है। ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यहां पर देखिए जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस जिले ने, है ना, किस जिले ने, ठीक है ना, किस जिले ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो आपका है गाजियाबाद। आंसर जाएगा बी के साथ। 32 नंबर को बहुत लोग प्रयागराज मार रहे हैं, प्रयागराज नहीं है आपका। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग आपकी है गाजियाबाद की। देखिए, आपका पहला है 1 अक्टूबर 2022 को रैंकिंग आई, उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसको पीछे छोड़ दिया, और रैंकिंग में आपका पहुंच गया गाजियाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में 12वें नंबर पे, स्टेट में बात करेंगे तो पहले नंबर पे किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है ना? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। 33 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहां पर बताया जा रहा है मथुरा संग्रहालय, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ने नवंबर 2022 में अयोध्या में रामायण मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया? चलिए कमेंट करिए, 34 का आंसर यहां पर क्या होगा? उत्तर प्रदेश ने नवंबर 2022 में अयोध्या में रामायण मेले का जो संस्करण हुआ, कौन से नंबर का था? ये जो आपका है ना, उद्घाटन तो किया था आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ये कब किया था? 27 नवंबर 2022 को किया था। कौन संस्करण था? 41वां था। 34 नंबर का सी नंबर आपका सही है। करंट का प्रश्न आपका ये है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक है आपके रचना विष्ट रावत। लेखिका है ये, लेखिका है रचना विष्ट रावत ने अपनी नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर होगा। ये जो पुस्तक है आपकी जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है।
जिन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया था, है ना। अब उनका तो 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं पे आधारित ये बुक है ना। ये रचना बिष्ट रावत इनकी लेखिका है। अगला प्रश्न बताइए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 36 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो 36 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। यही वाला विकल्प आपका क्या सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, है ना। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप जानते ही होंगे, है ना। ये जो दिन है आपका स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर आ गया है। 2023 की इसकी थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत। देखो 2023 की अगर हम थीम की बात कर लें, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं 2023 की थीम क्या है, थीम को याद रखिएगा, विकसित युवा, है ना। क्या थीम है, विकसित युवा, ठीक है ना। यहाँ लिख देना विकसित युवा और विकसित भारत, है ना। विकसित भारत, विकसित भारत, ये आपकी क्या थीम है, याद रखिएगा 2023 की थीम। इससे भी एक प्रश्न आपका बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, करंट में बन जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अथर्ववेद यहाँ पर कितने खंडों का एक संग्रह है। तो अथर्ववेद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 20 खंडों का एक संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, है ना, वह किस देश से संबंधित थे। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया जा रहा है ब्राजील, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर का देखिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं बरेली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 2011 की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो याद रखिएगा ये परसेंटेज आपका है 74.05% है। ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रास ऑन द ईस्ट, बहुत बार ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। और 42 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कह रहे हैं कन्नौज, जो कि इत्र नगरी है ना। कन्नौज बहुत मतलब इत्र नगरी, जो क्या बोलते हैं सेंट वगैरह, वहाँ पे परफ्यूम वगैरह बहुत संख्या में मिलता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों की बात हो रही है, तो 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज, यानी टोटल आपके हो गए 7। बिल्कुल देखिए सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, आपकी स्क्रीन पे 44 नंबर, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है। उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं हाँ चितौरा झील। चितौरा झील बिल्कुल सही है, इसको हम अष्टवारका झील भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक झील है ना। ये बहराइच शहर के लगभग 8 किलोमीटर दूर है आपका, ये चित्तौर गांव पड़ता है, वहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाना पड़ेगा चितौरा झील। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया, सही आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया। तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने जो बजाया था वो आपका था वायलिन, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है ना। वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आपका, वो आपका है सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। 48 नंबर का देखिए कमेंट करना है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बता रहे हैं कि पटियाला में स्थित है। 48 नंबर का बी बता रहे हैं, पटियाला, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा,
है ना, बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, नाम सुना होगा, है ना, बताइए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए अन अनटचेबल, है ना, अनटचेबल किताब किसने लिखी थी? अनटचेबल किताब किसने लिखी थी? चलिए 50 नंबर का देखिए, पुस्तक के राइटर का नाम बताइए क्या होगा? 50 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर, मुल्क राज आनंद, याद रखिएगा। अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। ये डेली क्लास आप